आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 वेस्ट बंगाल बोर्ड। हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स का पहला चैप्टर जिसका नाम है हमारे पर्यावरण के प्रति अभिरुचियां। ठीक है, इसके पहले चैप्टर के हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन शुरू करेंगे। ठीक है, और इसका ये पार्ट 1 होगा, पार्ट 2 बाद में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 1 जिसके नाम है पर्यावरण की अभिरुचियां। पहला क्वेश्चन, पर्यावरण क्या है? उत्तर, पर्यावरण वह परिवृत्त है जो मानव को चारों ओर से घेरे हुए है। दूसरा क्वेश्चन, पर्यावरण के कितने कारक हैं? पर्यावरण के 2 कारक हैं, जैविक, अजैविक। तीसरा क्वेश्चन, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस 6 जून को मनाया जाता है। कितने जून को? 6 जून को। अब नीचे करते हैं। चौथा क्वेश्चन, पर्यावरण के महत्व को लिखिए। देखिए, पर्यावरण का महत्व निम्न है। पहला, पर्यावरण मनुष्य को नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय संसाधन प्रदान करता है। दूसरा है, पर्यावरण जैव विविधता द्वारा जीवन नियंत्रित करता है। तीसरा, पर्यावरण पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व को बनाए रखता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वायुमंडल किसे कहते हैं? इसके कितने परत होते हैं? तो वायुमंडल किसे कहते हैं, पहले उसका उत्तर, पृथ्वी के चारों तरफ उपस्थित गैसों के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। इसके 5 परत होते हैं। कौन कौन? क्षोभमंडल, ट्रोपोस्फेयर, समतापमंडल, स्ट्रेटोस्फेयर, मध्यमंडल, मेसोस्फेयर, तापमंडल, थर्मोस्फेयर, वही मंडल, एक्सोस्फेयर। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। वायुमंडल कितने तत्व से बने होते हैं? यह वायुमंडल यह 3 तत्व से मिलकर बने हैं, गैस, जलवाष्प, धूलकण। वायुमंडल में उपस्थित धूलकण के महत्व को लिखिए। वायुमंडल का महत्व क्या क्या है? पहला, यह सूर्य के प्रकाश फैलाने में मदद करता है। ये मदद है, ये गलती से प्रिंटिंग में टाइपिंग मिस्टेक हो गई, ये मी मदद करता है। यह सूर्य के प्रकाश फैलाने में मदद करता है। जैसे आप देखी होंगी, आपके घर की कोई खिड़की से अगर देखिएगा, एक छोटा सा खिड़की है और उससे रोशनी अगर आ रहा है तो उसमें आप देखिएगा कि वो कुछ उड़ता रहता है धूल के माफिक। वही तो वो क्या करता है, वो सूर्य के प्रकाश को फैलाने में मदद करता है। दूसरा क्या है? धूलकण बादल, वर्षा, कोहरा, पाला बनाने में सहायता करता है। क्या करता है? सहायता करता है। जैसे ठंड में देखते होंगे ना, कोहरा कुहासा लगा रहता है, वही सब। वायुमंडल में सबसे अधिक उपस्थित गैस का नाम लिखिए। नाइट्रोजन, 77% सिर्फ नाइट्रोजन रहता है। ठीक है, अब वायुमंडल में उपस्थित हल्की गैस का नाम लिखो। वायुमंडल में सबसे हल्की क्या है? क्या है? हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक है, अब नीचे करते हैं। कम से अधिक ऊंचाई की क्रम में वायुमंडल के स्तर का नाम लिखें। हम लोग को नाम लिखना है। क्षोभमंडल 0 से कहीं पे 16 दिया, कहीं पे 25 दिया है। उसके बाद समतापमंडल 50 किलोमीटर तक है। उसके बाद मध्यमंडल करीबन 125 के करीब है। उसके बाद तापमंडल 250 के करीब है। उसके बाद ये वायुमंडल 600 के करीब है, 600 किलोमीटर। एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? अगला क्वेश्चन 11 नंबर, एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? एवरेस्ट की ऊंचाई पुरानी किताबों, अगर आपके पास पुराना किताबों का, तो वहां पे होगा 8,848 मीटर। लेकिन अब ऊंचाई दो बढ़ गया है, जिसका ऊंचाई हो गया है 8,850। ठीक है, आप इसको देख लीजिएगा, ये बढ़ गया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। दो ग्रीनहाउस गैस का नाम लिखिए। पहला कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा सल्फर डाइऑक्साइड, और भी है, NO2 है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, ओडीएस क्या है? ओडीएस का पहले ओडीएस का फुल फॉर्म क्या है? ओजोन डिप्लीशन। ठीक है, सरफेस। ये ओडीएस किसे कहते हैं? ओजोन परत को क्षय करने वाले गैसों को ओडीएस कहते हैं। इसका पूरा नाम क्या है? ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है। ठीक है, वैश्विक उष्णता किसे कहते हैं? पृथ्वी के वायुमंडल, ये मई नहीं है, मी है, मी हरित गृह गैसों की वृद्धि के कारण विश्व स्तर पर वायुमंडल के
तापमान में होने वाले वृद्धि को वैश्विक उष्णता कहते हैं। फिर से पढ़ते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में, ये मई नहीं है, में है, पृथ्वी के वायुमंडल में हरित गृह गैसों की वृद्धि के कारण विश्व स्तर पर वायुमंडल के तापमान में होने वाली वृद्धि को वैश्विक उष्णता कहते हैं। वैश्विक उष्णता का क्या प्रभाव होगा? तो इसका प्रभाव तो बहुत प्रतिकूल होगा। ठीक है, प्रतिकूल मतलब खराब होगा। कैसे? जैसे समुद्र का जल में वृद्धि हो जाएगा। कैसे? अगर तापमान बढ़ेगा तो अंटार्कटिका का बर्फ पिघलेगा, और पहले से ही 71% जल है और सारा बर्फ पिघल गया तो वो ज्यादा हो जाएगा। ठीक है। दूसरा, कृषि को अत्यधिक नुकसान हो सकता है। मतलब कैसे? आप मान लीजिए अगर पानी ज्यादा होगा तो नुकसान ही होगा, क्योंकि सब जगह धान तो उगेगा नहीं, और धान के ऊपर भी पानी रहेगा तो वो भी खराब हो जाएगा। तो मतलब एट लास्ट कोई भी फसल ठीक नहीं रहेगा, सबको कुछ ना कुछ नुकसान होगा। बायोगैस का मुख्य कारक का नाम लिखो। बायोगैस का मुख्य कारक क्या है? मीथेन। मीथेन का सूत्र क्या होता है? CH4। CH4। जैव ईंधन का दो उपयोग लिखो। जैव ईंधन का दो उपयोग क्या है? एक तो ऊष्मा उत्पन्न करने में, दूसरा खाना बनाने में। पारंपरिक स्रोत और गैर पारंपरिक स्रोत के दो उदाहरण लिखना है। पारंपरिक मतलब क्या है? ट्रेडिशनल, जो यूज करते हैं। तो हम लोग देखेंगे कोयला, पेट्रोल हम लोग बहुत दिन से यूज कर रहे हैं। ठीक है ना। अब नया में क्या आया है? सौर ऊर्जा, माने सोलर लाइट, सोलर, हम लोग सोलर गैस ओवन भी अब बना चुके हैं, मनुष्य बना चुका है, उस पर खाना भी बनता है। पवन ऊर्जा मतलब वाइंड मिल। ठीक है। उसमें मान किसे कहते हैं? मतलब कैलोरीफिक वैल्यू, किसी ईंधन के इकाई मात्रा के जलने से उत्पन्न ऊष्मा को उस ईंधन का ऊष्मीय मान कहते हैं। फिर से, किसी ईंधन के इकाई मात्रा के जलने से उत्पन्न ऊष्मा को उस ईंधन का ऊष्मीय मान कहते हैं। इसका एसआई क्या है? किलो जूल पर केजी है। एसआई इकाई क्या है? किलो जूल पर केजी है। और अगला क्वेश्चन, 20वां नंबर क्वेश्चन, मीथेन, एलपीजी, सीएनजी की ऊष्मीय मान लिखिए। तो मीथेन का कितना है? 5 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 50,000 केजी पर किलो जूल। एलपीजी का कितना है? 55,000 किलो जूल पर केजी। सीएनजी का कितना है? 50,000 किलो जूल पर केजी। सीएनजी मतलब कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, एलपीजी मतलब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। मीथेन ऊपर था, CH4। ठीक है। मौसम किसे कहते हैं? अगला क्वेश्चन 21वां नंबर, ये मौसम किसे कहते हैं? किसी स्थान के तत्काल वायुमंडलीय अवस्था को उस स्थान का मौसम कहते हैं। फिर से, किसी स्थान के तत्काल वायुमंडलीय अवस्था को उस स्थान का मौसम कहते हैं। मतलब समझ, मतलब किसी भी एक जगह का, जैसे मान लीजिए मैं शालीमार में रहता हूँ, देहरादून में, उस स्थान के तत्काल वायुमंडलीय अवस्था मतलब उसी समय का अवस्था, मतलब सुबह का मौसम अलग हो सकता है, शाम का मौसम अलग हो सकता है, समझ रहे हैं? कुछ समय के लिए है ये। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन 22वां नंबर, जलवायु किसे कहते हैं? जलवायु किसे कहते हैं? किसी स्थान के 30 वर्षों की औसत वायुमंडलीय अवस्था को जलवायु कहते हैं। मतलब वो एक एवरेज है कि 30 साल का औसत वहां पे कैसा मौसम रहा है, उसको उसका ये उसी को जलवायु कहेंगे। वायुमंडल में कितने परत हैं? अगला क्वेश्चन 23 नंबर, वायुमंडल में कितने परत है? वायुमंडल में कुल 5 परत हैं। कितने परत है? 5 परत। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल, वहिमंडल। ठीक है, ये हम लोग दोबारा रिपीट हो गया क्वेश्चन। 24 नंबर, लैप्स दर किसे कहते हैं? लैप्स दर किसे कहते हैं? या लैप्स रेटिंग, हिंदी इंग्लिश, यहाँ पे हिंदी दर ना देके रेट भी लिख सकता है। लैप्स रेट किसे कहते हैं? याद रखिएगा, प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री तापमान घट जाता है, इसे लैप्स दर कहते हैं। मतलब जितना ऊंचा उठिएगा ना, 165 मीटर ऊंचा उठी, मान लीजिए आप जहाँ पे खड़े हैं वहां पे तापमान है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, आप 165 मीटर ऊपर उठिएगा तो 19 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, फिर आप 165 उठिएगा तो 18 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। ऐसे ऐसे जैसे ऊपर जाइएगा घटते जाएगा। ठीक है। वायुमंडल का सबसे गर्म और ठंडा परत का नाम बताओ। सबसे गर्म क्या क्या है? तापमंडल, थर्मोस्फेयर। सबसे ठंडा क्या है? मध्यमंडल, मेसोस्फेयर। ठीक है। हरित गृह भवन क्या है?
कुछ हरे पौधे गर्म वातावरण में ही उगते हैं, वो ठंडा में नहीं हो सकता। तो अधिकतर उनको गर्म रखने के लिए शीशा का दीवार बनाया जाता है। उस शीशा का दीवार को ही हम लोग क्या कहते हैं, शीशा का दीवार से अगर घेर दिया गया तो उसको घर ही बोलेंगे, क्या कि चारों तरफ से ऊपर से ढका हुआ है वो, तो उसको घर ही बोलेंगे। तो कुछ पौधों को माने बड़ा होने के लिए ठंडे प्रदेशों में क्या किया जाता है, कांच का घर बनाया जाता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हरितगृह भवन कहते हैं। ठीक है, इसे अधिकतर ठंडे प्रदेश में उपयोग में लाया जाता है। संवहन प्रवाह किसे कहते हैं? देखिए, वायुमंडल तापमान और दबाव में परिवर्तन का हवा के प्रभाव पर असर पड़ता है, जिसके कारण कई तरह के घटनाएं देखने को मिलती हैं। सूर्य के ताप से हवा गर्म हो जाती है और गर्म होने पर इसका घनत्व कम हो जाता है। इसके फलस्वरूप यह हल्की होकर उत्प्लावक बल के कारण ऊपर उठती है और ऊपर उठने के कारण तापमान कम होता है और घनत्व बढ़ने लगता है और नीचे आने लगती है। इस प्रकार नीचे से गर्म होकर वायु का ऊपर जाना तथा ऊपर से ठंडी वायु का नीचे आना चलता रहता है। इस प्रक्रिया को संवहन प्रवाह कहते हैं। समझते हैं बात को। मान लीजिए सूर्य का प्रकाश दिन में पड़ता है और किसी एक पर्टिकुलर जगह पे, किसी भी एक पर्टिकुलर जगह पे वो वहां के हवा को क्या करेगा, गर्म करेगा। तो जैसे ही हवा गर्म हो जाता है तो वो हल्का हो जाता है वेट में, और जो चीज वेट में हल्का हो जाती है तो वो ऊपर जाती है, भारी चीज नीचे आएगी। तो वो गर्म हो गया हवा, वो ऊपर चला गया, और ठंडी हवा, भारी हवा ऊपर से नीचे आई। ठीक है, अब ये जैसे ही ऊपर जाएगा तो हम लोग क्या पढ़े थे लैप्स रेट में, 165 मीटर की ऊंचाई पे तापमान घटता है। तो ये हवा ऊपर गई जो गर्म होकर, वो ठंडी होगी ऊपर जाकर। और यहाँ पे क्या होता है, जब गर्म होता है तो घनत्व मतलब उसका एक तरह से समझ सकते हैं, वो मात्रा में घट जाता है, समझ सकते हैं इसको थोड़े से, उसका आयतन घट जाता है। तो घनत्व में कम हो जाता है, मतलब वो कम गया, और ठंडा होने के कारण वो बढ़ता है। तो यहाँ जब गर्म हुआ तो ठंडा कम हुआ और वो ऊपर गया, फिर वहां ठंडा हुआ और वो बढ़ा। तो जब बढ़ेगा तो वो फिर नीचे आएगा। ठीक है, तो मतलब एक बार ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, ऊपर आएगा। तो कुछ हवा बार बार हर समय ऊपर नीचे करता रहेगा। इसी क्रिया को संवहन की क्रिया बोलते हैं या संवहन प्रवाह बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सतत विकास को परिभाषित कर, मतलब डिफिनेशन पूछ रहा है, परिभाषा पूछ रहा है। प्रकृति को बिना नुकसान पहुंचाए विकास करने को सतत विकास कहते हैं। जैसे आप मान लीजिए जैसे हम लोग बोलते हैं ना, जैसे एग्रो फार्मिंग का बिजनेस किए, तो उसमें वो एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब एक तरह से रोजगार भी मिल रहा है लोगों को, पैसे भी इनकम हो रहे हैं और प्रकृति का नुकसान भी नहीं हो रहा है। लेकिन अगर मान लिया जाए कोई, जैसे अभी हम लोग कोल माइनिंग कर रहे हैं, माने कोयला निकाल रहे हैं, तो एक तरह से नुकसान ही है। इसके बजाय हम लोग सोलर कुकिंग पे ध्यान देते तो ज्यादा वो एक, अगर सोलर कुकर पे ध्यान देते तो हम लोग प्रकृति को बिना नुकसान पहुंचाए हम लोग तरक्की कर रहे हैं, काम भी हो रहा है, पैसा भी आ रहा है, बिजनेस भी होगा उससे। लेकिन हम लोग कोयला निकाल रहे हैं तो एक हम प्राकृतिक संपदा को नष्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, तो अगर कोल माइनिंग क्या है, उसको सतत विकास नहीं कह सकते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन सिर्फ प्रकृति को बिना नुकसान पहुंचाए विकास करने को सतत विकास कहते हैं। ज्वारीय ऊर्जा क्या है? देखिए, पृथ्वी के ऊपर चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्व खिंचाव के कारण सागरों का जल उठता है। इस घटना को ज्वार और भाटा कहते हैं। ज्वार भाटे के जल के स्तर के चढ़ने के, यहाँ पे थोड़ा सा, ज्वार भाटे के कारण जल का स्तर चढ़ता और गिरने के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होता है उसे ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। एक मिनट, यहाँ पे कुछ मतलब थोड़ा मिस्टेक टाइपिंग हो गया। ज्वार भाटा के कारण, यहाँ क्या होगा, कारण जल के स्तर के चढ़ने और गिरने से गिरने से जो, देखिए अब ठीक हो गया। देखिए, पृथ्वी के ऊपर चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्व खिंचाव के कारण सागरों का जल उठता है। इस घटना को ज्वार और भाटा कहते हैं। ज्वार भाटे के कारण जल के स्तर के चढ़ने और गिरने से जो ऊर्जा उत्पन्न होता है उसे ज्वारीय ऊर्जा कहते
हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और इसका पार्ट 2 जल्दी आएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।